Hello everyone, I'm Rahul Chaturvedi, and in this video we will be discussing about the analysis of UPSC Civil Service Examination 2022 पेपर. So prelims का एग्जाम हो चुका है एंड आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा. इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे. इसमें अगर हम देखते हैं पूरी एनालिसिस देखिए, पॉलिटी के 11% क्वेश्चन आए, यानी कि 11 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए. राइट, सो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे. क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस ट्रिकी थे. तो आपको क्वेश्चन को पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसमें जो अंदर ट्रिक लगी हुई है उस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते थे. एनीवे, उस समय जो पेपर का प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है और पॉसिबिलिटी होती है कि आप गलत कर पाए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें पहला स्टेटमेंट है, pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. So, pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, H.N. Sanyal Committee 1961 में फॉर्म की गई थी और इसका पर्पस था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कुछ इसका जो एप्लीकेशन है वो लेकर के आना. राइट, सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और ये 1971 में पास किया गया था. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट. So Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for the contempt for of themselves. So High Court और Supreme Court को ये पावर देता है Constitution कि वो contempt of खुद के contempt के लिए किसी को punish कर सके. So second statement भी यहाँ पर पूरी तरह से correct है. Third, the Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है. इसको कहां पर डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट में. सो 1971 एक्ट में इसको डिफाइन किया गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में. तो यहां से थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया. फोर्थ स्टेटमेंट, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. पार्लियामेंट के पास क्या ये पावर है कि इसको चेंज कर सके? तो बिल्कुल सही बात है. 2006 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ ये अमेंड किया गया था. दैट मींस स्टेटमेंट फोर्थ भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा. आंसर विल बी 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4. राइट, तो हमारा यहां पे आंसर भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो इंडिया के रेफरेंस में आपको ये सारे स्टेटमेंट देखने हैं और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट 1 है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट. सो देखिए, इसमें इस पूरे स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये और सेकंड पार्ट, इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है. फर्स्ट पार्ट कहता है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट. सो पहला पार्ट इसका यहां पर गलत हो जाएगा. एंड सेकंड पार्ट, कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट लॉयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट. एक्चुअली है क्या, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स को भी एक्सक्लूड किया गया है, उनको भी एज अ लॉयर नहीं बोला जा सकता. राइट, तो हमारे यहां पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. Second statement is, bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. So second statement यहाँ पर बिल्कुल सही है. बार काउंसिल के पास ये पावर है to lay down the rules relating to the legal education and recognition of law colleges. So answer will be B. Question number 13. अब देख सकते हैं क्वेश्चन आपको ट्रिक फंसा रहा है. वो आपको सेकंड स्टेटमेंट उसने सही बोल दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट कर रॉन्ग कर दिया. राइट, सो दोनों स्टेटमेंट आपको देखना है. कंप्लीट स्टेटमेंट को आप देखेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को, उसके बाद आपका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट स्टेटमेंट, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लेनी होती है. ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू प्रेजेंट इन द लोकसभा और राज्यसभा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में भी 1 है, सी में भी 1 है एंड डी में भी 1 है.
तो यहां से बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप इजिली अपना आंसर बी कर दोगे, राइट? लेकिन अदर स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. So when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. So जब ये Constitution Amendment Bill President के पास जाता है, President is obliged to give his assent. So ये amendment किया गया था by 24th Constitutional Amendment Act. So by 24th Constitutional Amendment Bill Amendment Act, प्रेसिडेंट को असेंट प्रोवाइड करना इज मैंडेटरी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. थर्ड स्टेटमेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. So देखिए स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए होती है. इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट किया जा सकता है. स्पेशल मेजॉरिटी यहां पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस. सो बाय यूजिंग दिस स्पेशल मेजॉरिटी केस, इसका यूज करके बिल को पास किया जाता है, राइट? एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग. ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल, इन दोनों केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है. ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग इन दोनों केस में नहीं होती है, राइट? तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहां पे देखिए यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइट? So answer will be 2 and 3 only. Question number 14. Consider the following statement. Which of the statement given above is or are correct? First statement है यहां पर, the Constitution of India clarifies the ministers into 4 rank. Constitution के according minister के rank को 4 section में divide किया गया है. Cabinet ministers, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसके अंडर ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस आता है, राइट? तो हमारा स्टेटमेंट यहां पर ये गलत हो जाएगा. सेकंड है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर shall not exceed 15%, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और ये जो चेंजेस किए गए थे, दीज चेंजेस वाज डन बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो लिमिट कर दी गई थी कि 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो आंसर यहां पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? देखिए लोकसभा की कुछ एक्सक्लूसिव पावर है, इसी तरह से राज्यसभा के पास भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है? और कुछ केसेस में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की इक्वल पावर होती है. यहां पर हम देखेंगे लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, देखिए क्या क्या है. फर्स्ट है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. सो इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की जो पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास हो जाती है. तो यहां पर ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है. सेकंड, टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो डेमोक्रेसी के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की पावर दी गई है लोकसभा को, ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है और ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, सिर्फ लोकसभा के पास है. इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा एंजॉयज मोर पावर देन राज्यसभा. सो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है. थर्ड, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने की पावर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इक्वल पावर यहां पर एंजॉय करते हैं और इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड आंसर विल बी 2 ओनली. देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत बुक से मिलेगा आपको. ये जिसने भी लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी है उसमें 11 में से अराउंड 8 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत बुक से मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया.
एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट आपको देखना है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1, द लॉ स्पेसिफाई दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। इस स्टेटमेंट को जिसने भी सिंगल टाइम पढ़ा है वो इसको यहां पर करेक्ट करके आया होगा, लेकिन स्टेटमेंट को देखिए, विद इन 6 months है। विद इन 6 months नहीं प्रोहिबिट करता, आफ्टर 6 months इसको प्रोहिबिट करता है। तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता उसके नॉमिनेशन के 6 months के बाद। तो यहां पर जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद इन 6 months लिखा हुआ है। अब देखिए 1 जहां पर भी है, 1 यहां पर है, बोथ 1 and 2 गलत हो जाएगा। आपका बी और डी में आपको देखना है। सेकंड स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर किसको सस्पेंड करना है, और ये पावर स्पीकर को दी गई है। इसमें किसी भी तरह का टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया गया है। इसका मतलब कि स्पीकर यहां पर अपनी खुद की पावर यूज करता है, वो डिसाइड करेगा कब इसको सस्पेंड करना है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए बहुत सारी डिमांड होती रहती है, बहुत लोग डिमांड करते हैं कि इसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए। अभी तक ये नहीं किया गया है, इन फ्यूचर आप इसको ट्रैक करिएगा, हो सकता है ये डिमांड को पूरा कर दिया जाए। तो यहां पर हमारा आंसर बी हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है इसमें सिर्फ एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन वो लोकसभा की प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है, एंड दैट पर्सन इज अटॉर्नी जनरल। सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ये पावर प्रोवाइड किया गया है, सोलिसिटर जनरल के पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। सो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल जो भी रूलिंग पार्टी है, जब रूलिंग पार्टी रिजाइन करती है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, तब अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज ओनली अ कन्वेंशन। ये सिर्फ कन्वेंशनल इसको फॉलो किया जाता है, इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, एंड आंसर विल बी डी, नीदर 1 और 2। नीदर 1 और 2 ध्यान रखिएगा, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन है। क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको देखना है, करेक्ट फाइंड आउट करना है यहां पर भी। फर्स्ट, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. मैंडेमस जो रिट का क्वेश्चन है, ये रिट्स की बात है। मैंडेमस मींस टू कमांड, सो टू कमांड या मैंडेमस की बात हो रही है, विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी। स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट, सो यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो मैंडेमस वहां पर अप्लाई क्यों नहीं होगा। स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गया, ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, अब देखिए आपने अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखा, आप इजिली ए को कैंसिल करोगे, बी को कैंसिल करेंगे और डी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में सेकंड स्टेटमेंट है। आंसर यहां से डायरेक्टली हमारा 1 and 3 हो जाएगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो इस तरीके से आप अपना टाइम वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में सेव कर सकते हैं। आंसर विल बी सी। थर्ड स्टेटमेंट भी यहां देख लेते हैं, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain writ of quo warranto. So quo warranto के लिए कोई भी पर्सन कोर्ट के पास जा सकता है, any public minded person, करेक्ट।
So answer will be C, 1 and 3 only. Question number 20. With reference to Deputy Speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. So देखिए Deputy Speaker का क्वेश्चन है ये. Statement 1 कहता है, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. As the Speaker may fix. So Deputy Speaker का इलेक्शन उस दिन होगा जिस डेट को स्पीकर फिक्स करेगा. ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट है, there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. यहां से देखिए ये it is not T. राइट. सो यहां पर देखिए बोला गया है देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन. ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, इट इज अगेन इट्स अ कन्वेंशन. ये कन्वेंशन है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है और डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होता है, नॉन रूलिंग पार्टी से होता है. सो इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन. और जनरली आपको पता होगा जहां पर भी मैंडेटरी ओनली इस टाइप के टर्म यूज होते हैं वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकरेक्ट हो जाता है. तो यहां पर भी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट है, the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. Deputy speaker जब ऐसा speaker वर्क करता है, absence of speaker, in that case deputy speaker enjoys all the powers which are given to the speaker. So यहां पर भी हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. आप देख सकते हैं 1 and 3 यहां पर है. फोर्थ स्टेटमेंट भी देखेंगे, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, रॉन्ग है. सो फोर्थ स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग एंड आंसर विल बी 1 and 3 ओनली. आंसर यहां पे 1 and 3 ओनली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 51. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, the functions of the provisional government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved subject? देखिए ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है, हिस्ट्री में भी इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन हिस्ट्री में ये रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट वाली बात आपको नहीं दिखाई देगी. ये टॉपिक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है. ये क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये सब्जेक्ट्स हैं. इसमें से कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट हैं. सो बाय एक्ट ऑफ 1919 डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था. डायरकी मींस ड्यूल रूल, और डायरकी को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में इन सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया. रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर के पास रहे और ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रोविंशियल असेंबली के पास दिया गया. ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर जो पावर थी वो रिजर्व सब्जेक्ट में डली और कुछ लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट में आए थे. इसमें लोकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट आपको देखोगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये किस में आएगा? ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में आएगा. एंड रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस. सो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 will come under the reserve subject. रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें गवर्नर के पास पावर थी वो रिजर्व सब्जेक्ट है. ठीक है, मतलब कि सेंटर के पास एक तरह से पहुंच गया वो पावर सारी. सो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 73. इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट? किसी भी ट्राइबल एरिया को जब 5th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसमें वो क्या पावर एंजॉय करेगा, क्या स्पेशल हो जाएगा वहां पर? अब देखिए ऑप्शन ए है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल. बी, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया. सी, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी. सो देखिए सी तो बिल्कुल गलत हो गया, यूनियन टेरिटरी नहीं बनता है वो एरिया. डी, द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. सो यहां पे सी और डी ये दोनों इनकरेक्ट हैं. कंफ्यूजन ए और बी में आता है.
जब कंफ्यूज हम ए और बी में होंगे तो आप देखिए, जब भी किसी एरिया को फिफ्थ शेड्यूल में डाला जाता है, इसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया के जो ट्राइबल्स हैं उनको कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती है, यानी कि उनको कुछ बेनिफिट मिला, और वहां पर लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल, वो नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफर नहीं किया जाता, ये प्रोहिबिट कर दिया जाता है एमंग मेंबर्स एंड बिटवीन द मेंबर्स। ये सभी किसी भी मेंबर के बीच में या उनकी कम्युनिटी के बीच में भी नहीं अलाउ किया जाएगा, राइट। सो लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। सो इस तरह से हम देखेंगे, ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा ट्रिक अप्लाइड है। कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और कन्वेंशनल प्रोविजंस क्या है, आपको क्वेश्चन को बहुत शार्पली पढ़ना होगा। एक एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बाद आप यूपीएससी के क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। सो ये एनालिसिस हमारी तरफ से थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।